हम्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों, और ये क्वेश्चन जनवरी 2011 में पूछा गया है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है एकल परिवार के बारे में। एकल परिवार से आप क्या समझते हैं? एकल परिवार का मतलब क्या हुआ? नाम से ही स्पष्ट है। एकल मतलब एक ही परिवार कह सकते हैं हम लोग। एकल परिवार का तात्पर्य है परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हो। सही बात है। एकल परिवार का मतलब, एक परिवार का मतलब एक होता है माता पिता और उनके जो बच्चे होते हैं उसको हम लोग, उसमें भी अविवाहित बच्चे जो होते हैं उसको हम लोग एकल परिवार कहते हैं। तो एकल परिवार के अंतर्गत क्या आता है? तो ऐसा परिवार जिसमें कि माता पिता हो और उसके अविवाहित बच्चे हों, तो इसको कहा है एकल परिवार। ठीक है। एकल परिवार का मतलब क्या होता है? तो परिवार ऐसा हो जिसमें माता पिता हो और उनके अविवाहित बच्चे हो। ठीक है। नेक्स्ट है तंबाकू की आदत किससे होती है? तंबाकू की जो आदत है, तंबाकू की आदत किससे होती है? तंबाकू की आदत ये निकोटीन से होती है। तंबाकू में एक पदार्थ पाया जाता है जिससे कि नशा लगता है, और वो पदार्थ है निकोटीन। निकोटीन से तंबाकू की आदत लग जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू की आदत किससे होती है? तो निकोटीन से। तो देखो तंबाकू जो है ना, आदत क्यों पड़ता है? किसी भी चीज का आदत क्यों लगता है? क्योंकि वो खाने में नीक लगता है। नीक लगता है मतलब निकोटीन। इसलिए तंबाकू की आदत किससे होती है? तो निकोटीन से होती है। तंबाकू की आदत किससे होती है? निकोटीन से होती है। नेक्स्ट है कि भारत में लड़के और लड़कियों का विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी होती है? भारत में लड़की की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है और लड़कियों की न्यूनतम आयु जो कि 18 वर्ष होती है। भारत में लड़के को विवाह करने की न्यूनतम आयु अर्थात कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए लड़का, और लड़की 18 वर्ष का होना चाहिए। ये भारत की विवाह योग्य न्यूनतम उम्र है लड़के एवं लड़कियों का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है, और राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय वो है कृषि करना। देखो राजस्थान है, अब यहाँ पर हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं राजस्थान है मतलब किसी स्थान पर ही हम लोग खेती बाड़ी का काम करेंगे, इसलिए खेती यानी कि कृषि। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो कृषि करना, खेती करना, एग्रीकल्चर भी हम कह सकते हैं। अगला है राजस्थान में निम्नलिखित किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? अब तो क्वेश्चन है कि शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है, तो शक्कर बनाने का कारखाना कहाँ पर है, पहले हम वो बात करेंगे। शक्कर बनाने का कारखाना है, यह है केशव राय पाटन में। पहला क्या है? केशव राय पाटन, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है भोपाल सागर। ठीक है। तो एक बार फिर हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान में शक्कर बनाने का कारखाना। ठीक है। शक्कर मतलब एक तरह से चीनी के ग्रुप में आता है, वो मीठा होता है। ठीक है ना, मीठा एक पदार्थ होता है। जो शक्कर बनाने का जो कारखाना है राजस्थान में, वो कहाँ कहाँ है? पहला है केशव राय पाटन। अब देखो शक्कर अगर खरीदना होगा ना तो हम लोग चले जाएंगे राय जी के पास। वो इसमें भी किस राय जी के पास? केशव राय के पास चले जाएंगे। इसलिए केशव राय पाटन में शक्कर बनाने का कारखाना मौजूद है। फिर है उदयपुर में। देखो शक्कर अगर खाएगा, चीनी मीठा खाएगा लोग, तो उसका उदय होगा ना, मीठा खाने से उसका आगे बढ़ेगा ना, वो उदय होगा, इसलिए उदयपुर। और इसके बाद है, ये ऐसे भी याद रख सकते हो कि लोग सुबह सुबह जब होता है उदय होता है, सूर्योदय, तो हम लोग सोचते हैं कि पहले मीठा चीज खाने से शुरुआत करें हम, कि दिन अच्छा हो। इसलिए शक्कर बनाने का कारखाना कहाँ पर है? एक उदयपुर में है, दूसरा है केशव राय पाटन में है, अगला है भोपाल सागर में। अगला कहाँ है? भोपाल सागर में है। राजस्थान में ये शक्कर बनाने का जो कारखाना है, अगला क्या है? तो भोपाल सागर में है। ठीक है। अगला कहाँ पर है? भोपाल सागर में है। ठीक है। कहाँ पर है? भोपाल सागर में है। ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग समझेंगे भोपाल सागर। देखो शक्कर मतलब क्या होता है कि कुछ बच्चे होता है ना, बच्चे में ही चीनी बहुत खाता है। चीनी खाते खाते वो क्या होता है कि उसका दिमाग जो है ना भूत हो जाता है ना, इसलिए भोपाल सागर। ठीक है, भोपाल सागर। तो एक बार हम याद रखेंगे और बोलेंगे कि मतलब राजस्थान में शक्कर बनाने का कारखाना कहाँ कहाँ है? केशव राय पाटन में, पाटन में है, उदयपुर में है, और भोपाल सागर में। यानी कि सागर नाम का आदमी है, वो भोपला बन जाएगा चीनी खाते खाते, शक्कर खाते खाते, इसलिए ये इसका आंसर भोपाल सागर में है। वहीं पर अगर हम बात करें निम्बा हेडा का, तो इसमें यहाँ पर शक्कर बनाने के कारखाना मौजूद नहीं है। अगला है ठगी या
अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। ये लिखा है कि यदि कोई दुकानदार अगर किसी ग्राहक को ठग लेता है या किसी तरह का अनुचित करता है, अनैतिक व्यवहार करता है व्यापारी के अंतर्गत, तो हम लोग शिकायत कर सकते हैं किसको? उपभोक्ता संरक्षण मंच को। उपभोक्ता संरक्षण मंच को, जो 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। 1986 ईस्वी में ग्राहकों के लिए और उपभोक्ता और दुकानदार के लिए एक नियम बना, जिसमें अगर कोई दुकानदार किसी ग्राहक को जबरदस्ती कोई सामान देता है या फिर कोई खराब सामान देता है, वजन कम दे देता है, तो वह शिकायत कर सकता है। इसके लिए 3 तरह का न्यायालय बना गया है, जिला न्यायालय, इसके राज्य न्यायालय और एक और है, मुझे पूरा याद नहीं है। तो याद रखना कि हम लोग जैसे कि मान के चलो तुम बाजार से मोबाइल तुम खरीदी रियलमी है कि नहीं, लेकिन तुमको दे दिया ओप्पो, या फिर ओप्पो खरीदी महंगा वाला और दे दिया सस्ता वाला, तुम शिकायत कर सकते हो कहाँ पर? उपभोक्ता संरक्षण मंच को। कहाँ पर? उपभोक्ता संरक्षण मंच को। तो याद रखना कि ठगी या अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत कहाँ करनी चाहिए? उपभोक्ता संरक्षण मंच को करना चाहिए। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? ये 1986 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो देखो, राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा हो रहा है? राष्ट्रपति के द्वारा हो रहा है, और वो भी राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो मनोनीत किए जाते हैं कितना? 12। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला उद्योग केंद्र। कौन सा केंद्र है? जिला उद्योग केंद्र। यह जिला उद्योग केंद्र जो है वह किस योजना के द्वारा शहरी और ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? मुहैया का मतलब होता है उपलब्ध कराना। मुहैया का मतलब उपलब्ध कराना। कह रहा है किस योजना के द्वारा, तहत मतलब द्वारा, किस योजना के द्वारा शहरी और ग्रामीण युवक, मतलब शहर में रहने वाले युवक और ग्राम में रहने वाले युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। ऐसा कौन सा योजना है जो शहर में रहने वाले और ग्रामीण में क्षेत्र में रहने वाले जो युवक हैं, युवा हैं, यंग है, उसको रोजगार प्रदान करता है? तो ये है, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री रोजगार। देखो, रोजगार देता है ना, इसलिए रोजगार वाला याद रखना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगला है, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल जिसको हम लोग कॉल कहते हैं। ठीक है, संसार में अधिकतर ट्यूबवेल किस देश में है? तो अधिकतर ट्यूबवेल जो है वो है भारत में। ठीक है, देखो, जब अधिक से अधिक ट्यूबवेल हो जाएगा, ट्यूबवेल मतलब कॉल हो जाएगा, तो धरती के एक भार बढ़ जाएगा। कैसे? तो देखो, मान के चलो कि कॉल जो अगर जैसे कि ट्यूबवेल जो करवाते हैं, तो उस लोहा का वजन होता है ना, जब वजन मान ले कहीं पर किसी धरती पर देंगे तो भार बढ़ेगा। इसलिए ये ट्रिक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल कहाँ पर है? तो भारत में है, और इसलिए भारी हो जाएगा। भारत में जब ज्यादा कॉल कराएगा तब ज्यादा ट्यूबवेल कराएगा। इसलिए अगर कहेगा कि संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल कहाँ पर है, तो भारत में। सबसे अधिक ट्यूबवेल कहाँ पर है? भारत में। अगला क्वेश्चन है, गणगौर का त्योहार। ये क्वेश्चन आया था शायद। गणगौर का त्योहार जो है वो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो चैत शुक्ल तीज को। देखो, गणगौर है, गणगौर में ऐसे याद कर लो कि गणगौर को जो है ना, याद कर लो गणगौर सांप होता है ना, तो गणगौर सांप जो है ना तुमको निकलेगा किस महीना में? तो चैत महीना में तुमको निकलेगा, क्योंकि चैत महीना में जो है ना ठंडा बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, चैत महीना में ठंडा बहुत ज्यादा रहता है, तो गणगौर उसमें से निकलेगा अपने बिल में से। तो चैत शुक्ल तीज को। और गणगौर जो होता है ना, सुने होंगे कि गणगौर जिसके घर में आ जाता है ना, उसका भाग्य तेज हो जाता है, उसका संपत्ति एकदम बढ़ जाता है, इसलिए वो तेजी से वृद्धि करेगा उसके घर के लोग जहाँ पर गणगौर चला जाएगा। इसलिए गणगौर एक त्योहार है, और ये त्योहार कहाँ मनाया जाए, कब मनाया जाता है? चैत महीना में, और शुक्ल पक्ष में, यानी कि इजोरिया में। शुक्ल में, शुक्ल मतलब इजोर होता है, यानी कि देखो जिसके घर में जाएगा गणगौर सांप, उसके घर में इजोरिया हो जाएगा ना, प्रगति होगा। तो इसलिए शुक्ल यानी कि चैत के महीना में शुक्ल, और वो भी तीज को। ठीक है, किस दिन को? तीज को। इसलिए चैत शुक्ल तीज को ये गणगौर त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में झीलों की नगरी कहाँ था? राजस्थान में झीलों की नगरी है, तो झीलों की नगरी कहाँ पर है? उदयपुर में। आप देखो, वहां पर झील ही झील है। जहां पर ज्यादा झील होगा वहां पर क्या होगा कि मान के चलो वहां पर जो है लोग देखने के लिए आएगा, उसका नाम पड़ गया है झीलों की नगरी। तो झील की नगरी उसका नाम पड़ गया है, तो लोग उसको देखने के लिए आएगा, कहेगा कि साला कैसा झील है, झीलों की नगरी है ये, तो देखने के लिए आएगा। तो देखने के लिए आएगा तो कुछ न कुछ रुपया पैसा तो दे करके जरूर ही जाएगा वो, क्योंकि टूरिस्ट जगह हो गया, पर्यटक का जगह हो गया, घूमने के लिए आएगा
तो लोग कुछ न कुछ दे करके ही जाएगा, ठीक है। वैसे भी देखने के लिए अगर आज म्यूजियम में जाए, संग्रहालय में जाए, या कोई ऐसा जगह है जहाँ पर जाने के लिए टिकट लगता है, तो उस नगर में जाने के लिए टिकट लगेगा, तो उस नगर का क्या होगा, पैसा जब देगा तो उस पैसा से उदय होगा ना। इसलिए झीलों की नगरी किसको कहता है, उदयपुर का। उदयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में। और इस उदयपुर में भी, उस उदयपुर में भी शक्कर का कारखाना है, शक्कर बनाने का कारखाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विजय स्तंभ किसने बनवाया। तो विजय स्तंभ जो बनवाया है वो महाराणा कुंभा ने। विजय स्तंभ किसने बनवाया है, महाराणा कुंभा ने। विजय स्तंभ किसने बनवाया है, महाराणा कुंभा ने बनाया, ठीक है। देखो जो विजय होगा, ठीक है, वो विजय जो होगा ना, तो क्या है कि महाराणा कुंभा, ठीक है, इसको याद रखना। विजय होगा तो महाराणा कुंभा। कौन विजय होगा, तो कुम्हा, यानी कि कुम्हार से विजय होगा, ठीक है। कौन विजय होगा, कुम्हार, यानी कि महाराणा कुंभा। विजय स्तंभ किसने बनवाया, तो राणा कुंभा ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यातायात संकेत का अर्थ है, मतलब ये संकेत दिया हुआ है और इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज को नहीं याद रखेंगे, ये जो त्रिभुज है उसको नहीं, हम लोग इस सिंबल को याद रखेंगे। ये जो सिंबल है ऐसे करके जो रहेगा, तो ये किसको संकेत करता है, तो संकरी पुलिया को। किसको संकेत करता है, संकरी पुलिया को यह संकेत करता है। यह जो संकेत है वो किसको संकेत करता है, संकरी पुलिया को संकेत करता है। इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो एटीएम का पूरा नाम जो है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। कट भी गया। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ईमेल। और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इसका खोज जो किया था वो किया था साबिर भाटिया। नेक्स्ट है कि डेंगू रोग, डेंगू मच्छर काटने से होता है डेंगू रोग। तो डेंगू रोग वाहक है। वाहक मतलब क्या होता है, वाहक मतलब फैलाने वाला, ठीक है। वाहक मतलब फैलाने वाला, चालक मतलब चलाने वाला। तो डेंगू रोग का वाहक जो है वो है एंडीज मच्छर। ये एंडीज मच्छर के कारण से डेंगू रोग फैलता है। डेंगू रोग का वाहक क्या है, तो एंडीज मच्छर है। डेंगू रोग जो भाग, देखो डेंगू मच्छर जो है ना तुमको, ये बीमारी फैलाता है। तो एंडीज मच्छर, डेंगू का नाम पूछ रहा है कि कौन सा मच्छर डेंगू में, तो एंडीज मच्छर। कौन सा मच्छर है, तो एंडीज मच्छर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है। मतलब जैव रासायनिक प्रयोगशाला जो कहा जाता है किसको, लीवर को कहा जाता है, यानी कि यकृत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लीवर को कहा जाता है। तो बताओ कि यकृत में क्या पाया जाता है, यकृत से क्या निकलता है, पीत पाया जाता है, ठीक है। पीत ये निकलता है, बनेगा तो निकलेगा ना, बस वही बात हो गया। जैव रासायनिक प्रयोगशाला मतलब जीवों का केमिकल सब जो है ना वहीं पर पाया जाता है, इसलिए उसको प्रयोगशाला नाम दे दिया। मतलब केमिकल मतलब रासायनिक होता है, यानी कि लीवर में विभिन्न तरह का जितना भी तुम दवा खाते हो केमिकल वाला, वो सब कहाँ जाता है, लीवर पर ही जाता है। इसलिए याद करना कि जैव रासायनिक प्रयोगशाला जो कहा जाता है किसको कहा जाता है, यकृत को ही कहा जाता है, इनकी लीवर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पल्स पोलियो कार्यक्रम। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का संपूर्ण रूप से उन्मूलन करना। और उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, समाप्त। यानी कि पल्स पोलियो अभियान जो चलाता है, 2 बूंद जिंदगी का उपहार, 2 बूंद, इसका नाम क्या है, 2 बूंद जिंदगी का उपहार। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो पोलियो को बिल्कुल समाप्त करना, उन्मूलन करना। बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कश्मीरी चोगा। कश्मीरी चोगा जो है क्या कहलाता है, तो कश्मीरी चोगा कहलाता है फीरन। कश्मीरी चोगा कहलाता है फीरन कहलाता है। देखो कश्मीरी चोगा जो है तो क्या कहलाता है, तो फीरन कहलाता है, ठीक है। कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है, तो फीरन कहलाता है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। कुत्ता, अगला जो क्वेश्चन है, कुत्ता मछली का आवास है। देखो यानी कि एक मछली है और वह कुत्ता का जैसे लगता है, इसलिए उसका नाम हो गया है कुत्ता मछली। तो कुत्ता मछली जो आवास है, आवास मतलब घर है। कुत्ता मछली का जो आवास है वो कहाँ पर है, समुद्र में है, ठीक है। कुत्ता मछली जो होगा ना, देखो मतलब कि ऐसा मछली है जो कुत्ता का जैसा लगता है, तो वो कहाँ पर होगा कुत्ता मछली, तो समुद्र में। अब ध्यान दो कि कुत्ता तो बहुत बड़ा होता है, और बड़ा इतना बड़ा मछली जो होगा तो छोटा मोटा पोखर में तो होगा ही नहीं, तो होगा कहाँ पर, तो बड़ी जगह पर। तो बड़ी जगह कहाँ, समुद्र ही है ना, इसलिए कुत्ता मछली का आवास कहाँ पर है, समुद्र में। सीएनजी का प्रोग्राम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ठीक है। सीएनजी का जो मतलब फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ठीक है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब अगला जो क्वेश्चन है कि वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव जो है सो सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक, ठीक है। वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है वह 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक। सप्ताह का मतलब 7 होता है, यानी कि 1 से लेकर के 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन राजस्थान से है। राजस्थान राज्य के राज वृक्ष, यानी कि मतलब हर राज्य का राजकीय वृक्ष होता है ना, तो वही राजस्थान राज्य के राज वृक्ष और राजकीय पक्षी और राज्य जंतु क्रमशः कौन कौन से हैं।
तो इसमें 3 क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहले कि राज्य का वृक्ष क्या है, यानी कि राजस्थान राज्य का वृक्ष क्या है, तो खेजड़ी का वृक्ष जो है, तो देखो राज्य में जो आ रहा है ना, तो राज्य में वृक्ष का नाम पूछेगा तो खेजड़ी, खेजड़ी में जो आ रहा है इसे याद हो जाएगा। राज्य का वृक्ष कहेगा तो खेजड़ी, और राज्य का पक्षी कहेगा तो गोडावन। गोडावन है, क्या है, गोडावन है। देखो पक्षी सब वन में रहता है ना, इसलिए गोडावन। और इसके बाद है जंतु कहेगा कि वहाँ का जानवर क्या है, तो चिंकारा। राजस्थान का जो जंतु है, जौ से जंतु, तो देखो जौ से जंतु या जौ से जानवर, तो जौ चौ छो जो जौ, इसलिए जौ से जंतु या जानवर, तो चौ छो में से जौ आता है ना, इसलिए चौ से हो जाएगा चिंकारा। और अगला है पक्षी, तो पक्षी सब कहाँ, वन में रहता है ना, इसलिए गोडावन। इसके बाद तुमको राज वृक्ष है, वृक्ष जो है ना वो खेजड़ी। खेजड़ी को ऐसे याद रख ले, खजूर पर, खजूर से खेजड़ी मिलता है, इसलिए वृक्ष कहेगा तो खेजड़ी, पक्षी कहेगा तो गोडावन, और अगर जंतु कहेगा तो चिंकारा। क्लियर है। आगे जो है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की मध्य दूरी न्यूनतम होती है। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के बीच जो है, अणु जो होता है ना, अणु के बीच दूरी बिल्कुल कम होगी, कहाँ पर, तो ठोस में, है ना। कि पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की मध्य दूरी न्यूनतम होती है, तो ठोस में, ठीक है। और द्रव में दूरी अधिकतम होती है, इसलिए वह अलग अलग रहता है, थोड़ा दूर रहता है ना। लिक्विड इसलिए रहता है वो, लेकिन ठोस में क्या होता है, जकड़ के पकड़ता है उसको, इसलिए ठोस में उसकी दूरी मजबूत होती है। तो पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है। पदार्थ की किस अवस्था में अणु का मध्य दूरी, मतलब अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वह न्यूनतम, मतलब सबसे कम होती है, तो ठोस में। बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। कौन सा राज्य जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट इसको इसलिए कहा जाता है कि हो सकता है कि वहां पर जो है ना बाघ बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता होगा, टाइगर, इसलिए उसको टाइगर स्टेट कहा गया। तो बताओ कि टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ये बताओ। भोपाल है। अगला क्वेश्चन है कि किसका वेग अधिकतम है, निम्नलिखित में से किसका वेग मतलब समझ लो मोशन, गति। तो किसका वेग अधिकतम है, प्रकाश। और प्रकाश का गति होता क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो किसका वेग अधिकतम होता है, ये क्वेश्चन ऑप्शन बेसिस है। तो हवा में, ध्वनि में और जलधारा और प्रकाश में अगर हम तुलना करें तो तुलनात्मक रूप से प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। और प्रकाश का वेग होता कितना है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद बात करते हैं सौर सेल में। सौर सेल का मतलब सौर, सूर्य की ऊर्जा पर जो रोशनी मतलब चार्ज होता है, सेल मतलब बैटरी, उसको हम लोग कहते हैं सौर सेल। तो सौर सेल के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो देखो सौर सेल, इसका नाम है सौर सेल। सौर मतलब सूर्य से चार्ज होने वाला सेल, सेल मतलब बैटरी होता है, बैटरी। तो सूर्य की ऊर्जा पर जो चार्ज होगा तो पहले प्रकाश लेगा, इसके बाद ना बदलेगा। ध्यान दो थोड़ा, बैटरी को हम लोग धूप में रखेंगे तो प्रकाश पर चार्ज होगा, तो प्रकाश ऊर्जा को किससे बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में। नहीं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, हाँ सही है। किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो प्रकाश ऊर्जा को। बात समझ में आ गया, वही बात लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है, आगे है कि हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। मतलब हवा में सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, जो कि 78% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है। वातावरण में कहे तो या हवा में कहे तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। और जिसका सूत्र क्या होता है, N2 होता है। CO2 होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, H2 होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको एक बार यदि हम यूज कर ले और उसका यूज फिर बार बार कर सकते हैं। जैसे अगर कोयला को हम एक बार जला देते हैं तो उसका उपयोग फिर दोबारा हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो नवीकरणीय नहीं होकर के वो अनवीकरणीय होगा। लेकिन पौधा का यूज हम लोग बार बार कितना भी यूज कर लेंगे लेकिन वो खत्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ कोयला है, इसका एक बार यूज हो जाए तो फिर दोबारा यूज नहीं कर सकते। पेट्रोलियम एक बार जल जाएगा तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। यूरेनियम को भी ठीक इसी तरह से एक बार यूज कर लेंगे दोबारा नहीं हो सकता। यानी कि यूरेनियम, पेट्रोलियम और कोयला जो है ये अनवीकरणीय है। जबकि वहीं पर बात करें अब हम लोग पौधा के बारे में, तो पौधा हो जाएगा नवीकरणीय स्रोत। यानी कि इसका प्रकृति में या प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार है, और प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार जो भी है वो सब नवीकरणीय होता है। जैसे कि समझ लो प्रकृति के द्वारा क्या क्या दिया गया है, हवा, जल, वायु। लेकिन कोयला प्रकृति के द्वारा दिया गया है, कोयला लोग खुद से भी निर्माण कर सकता है। तो प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी है वो नवीकरणीय माना जाता है, याद रखना इस बात से। ठीक है, धूप नवीकरणीय हुआ कि प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है। अब चलो ओजोन परत के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओजोन परत मिलती है, ये मिलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। देखो इसमें अंग्रेजी याद रखना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अंग्रेजी पर ही ये अंग्रेजी केवल दे दिया है। ओजोन परत जो मिलता है ओजोन मंडल में, तो ओजोन मंडल का अंग्रेजी होता है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल।
ओजोन मंडल जो है मिलती है कहाँ पर, तो समताप मंडल में इसका हिंदी होता है, और स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन परत जो है वो कहाँ पर मिलता है, समताप मंडल में। देखिए ओजोन का मतलब क्या हो गया कि ओजोन का मतलब समझ लो अजान, और अजान जो लोग मुस्लिम सब पढ़ता है, अजान जो मतलब देता है, तो सब एक जैसा ही रहता है, अगर उठता है या बैठता है तो सब एक जैसा ही, मतलब एक बार में ही उठता है, एक बार में ही बैठता है, इसलिए सम मतलब क्या हो गया, बराबर। इसलिए ओजोन मंडल कहाँ पर मिलेगा, तो समताप मंडल में। बात समझ में आ गया। अगर एक रंग नहीं करेगा, है कि नहीं, तो उसे दंड मिलेगा। इसलिए समताप मंडल, समताप मंडल का मतलब हो गया कि सभी को बराबर रूप से नमाज अदा करना है, उठक बैठक करना है। क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे इस ईबीएस के जो भी प्रश्न हम लोग पढ़े हैं अभी, उसका डिटेल्स चलेंगे, इसका हम डिस्क्रिप्शन चलेंगे, ताकि आपको इसका विशेष नॉलेज हो सके। पीछे जो हम लोग पढ़े थे 121 नंबर क्वेश्चन, 121 नंबर क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चल रहे हैं। पीछे हम पढ़े थे एकल परिवार के बारे में, और एकल परिवार में क्या था कि उसमें माता, पिता और अविवाहित बच्चे होते थे। लेकिन अब हम इसका डिटेल्स पढ़ के देखते हैं कि आखिर परिवार होता क्या है। परिवार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, संयुक्त परिवार के बारे में बता रहे हैं कि संयुक्त परिवार लघु रूप ही एकल परिवार होता है। कह रहा है कि संयुक्त परिवार